नमस्कार साथियों, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में, जिसमें हम एसएससी का लाइव क्रैश कोर्स कवर कर रहे हैं। दोस्तों, हम आज एक न्यू चैप्टर बिगिन करने वाले हैं जिसका नाम है एडवर्ब। एडवर्ब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनफैक्ट ये जो एडवर्ब्स होते हैं, इनका हम अपनी लाइफ में डेली बेसिस पर भी जो सेंटेंसेस बोलते हैं उनमें भी काफी ज्यादा यूज करते हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि क्या होता है एडवर्ब। तो सबसे पहले डाल देते हैं एक नजर कि आज के इस सेशन में हम एडवर्ब से जुड़े कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज के इस सेशन में हम एडवर्ब से जुड़ी जितनी भी थ्योरी पार्ट है उसको कवर करेंगे। हम एक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एडवर्ब होता क्या है, फिर उसके कंसेप्ट को समझेंगे कि मतलब एडवर्ब का कंसेप्ट क्या है। आफ्टर दैट विल डिस्कस टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। अब एडवर्ब के वेरियस टाइप्स हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद इन एडवर्ब से जुड़े कुछ रूल्स हैं जिनको हम यहाँ समझेंगे। फिर हम पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। दोस्तों, एक एडवर्ब किस पोजीशन पर एक सेंटेंस में लिखा जाता है। जैसे वेरियस टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स रहते हैं और एक सेंटेंस में उनको लिखा जाता है, तो कौन सी पोजीशन पर एडवर्ब को लिखा जाना चाहिए एक सेंटेंस में, वो हम यहाँ पर समझेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्ब डिफरेंट पोजीशंस पर आते हैं, तो उनके पोजीशंस क्या क्या रहने चाहिए। इसके बाद हम एडवर्ब ऑफ मैनर। अब ये भी एक टाइप ऑफ एडवर्ब है जिसको हम बाद में इलाबोरेट करेंगे। एडवर्ब्स ऑफ प्लेसेस को इलाबोरेट करेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम को, सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब्स। अब देखिए, पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स को तो हमने पढ़ा, लेकिन एक सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब्स रहता है। जैसे अगर मान लीजिए बहुत सारे एडवर्ब्स को हमें एक साथ यूज करना है, तो उसका सीक्वेंस क्या रहना चाहिए वो भी हम यहाँ पर समझेंगे। फिर हम डिफरेंस समझेंगे बिटवीन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एडवर्ब ऑफ टाइम। अब बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एडवर्ब ऑफ टाइम, तो इसको भी हम यहाँ पर समझेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं और एडवर्ब ऑफ टाइम किसे कहते हैं। यूजेस ऑफ एल्स एंड अदर। अब देखिए, यहाँ पर हम कुछ डिफरेंसेस को कवर करने वाले हैं। जैसे एल्स एंड अदर के बीच में क्या डिफरेंस है, ऐसे बिफोर एंड अगो के बीच में क्या डिफरेंस है, इनफ का क्या यूज होता है, वो सब भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। फिर हम यहाँ पर नेगेटिव एडवर्ब्स को कवर करेंगे। कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो हमेशा नेगेटिव ही होते हैं, और कुछ ऐसे एडवर्ब्स को भी पढ़ेंगे जो कि इन्वर्जन के रूल पर डिपेंड करते हैं। इन्वर्जन मतलब जब जो एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, जैसे सबसे पहले एक सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, तो उसी को इन्वर्ट जब किया गया हो, मतलब पहले वर्ब को या पहले ऑब्जेक्ट को फिर सब्जेक्ट को यूज किया गया हो, या पहले वर्ब को और फिर सब्जेक्ट को यूज किया गया हो, तो दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। तो इन्वर्जन का जो रूल होगा वो भी हम यहाँ पर कवर करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और इन्वर्जन में सेंटेंसेस क्यों लिखे जाते हैं। इनके बाद दोस्तों हम कुछ स्पेशल एडवर्ब्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि हम इनफ को, बिफोर एंड अगो, इन सब के यूजेस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है आज, बहुत कुछ सीखने को आपको इसमें मिलेगा। लास्ट तक बने रहिएगा, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनता है। एडवर्ब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिलीव मी। तो ईच एंड एवरीथिंग हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और फिर नेक्स्ट सेशन में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। Before I start, let me tell you the images used in our slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in our deck and have any concerns or issues, please contact us at sati@iit.ac.in and we shall remove the images. Okay? चलिए, सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एडवर्ब का, कि एडवर्ब होता क्या है। दोस्तों, जैसे कि आप इस वर्ड को ही देख पा रहे हैं, एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या है, यहाँ पर अगर आप इस वर्ड की बात करें एडवर्ब, तो वर्ब जो हम पहले भी कवर कर चुके हैं, दैट इज कॉल्ड एक्शन, है ना। कोई भी कार्य जो हम करते हैं, एक्शन हो या स्टेट बीइंग हो, या फिर जो किसी का पोजीशन को शो करे, है ना, तो वो एक वर्ब होता है। जब हम उसमें कुछ ऐड करते हैं, व्हेन वी ऐड समथिंग टू वर्ब, और आप ऐसा भी कह सकते हैं यदि कोई शब्द किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। मतलब जब वर्ब में कुछ एडिशनल किया जाता है, जैसे हमने एक वर्ड देखा एडजेक्टिव, जो कि नाउन को क्वालिफाई करता है। ऐसा चैप्टर हमने लास्ट पढ़ा था। बट एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है, सेम उसी तरह से एडवर्ब जो करता है वो वर्ब को क्वालिफाई करता है। अब देखिए, इस पूरे शब्द में जो लिखा हुआ है एडवर्ब, इसमें एक वर्ड आता है वर्ब, और वर्ब के साथ एक आता है एडी, है ना। मतलब समथिंग विच एड्स समथिंग टू वर्ब इज नोन एज एडवर्ब। ओके, लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं है। अब यहाँ पर एक और वर्ड आता है एडी।
एडी भी एक फ्रेज बनता है, या फिर एडी भी एक ऐसा वर्ड है जो किसी और वर्ड को बनाता है, और वो वर्ड होता है एडजेक्टिव। ओके, वो वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव। अब हमने देखिए इसमें दो चीजें देखी, एक तो वर्ब देखा, एक एडजेक्टिव, तो दो पार्ट ऑफ स्पीच हमें नजर आए। अब एडवर्ब पूरा कंप्लीट एक ऐसा वर्ड है जो हमें वर्ब की क्वालिटी भी बताता है, साथ ही साथ हमें एडजेक्टिव की क्वालिटी को भी बताता है। अब देखिए हमने जब अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखा तो हमारे पास नाउन था, प्रोनाउन था, लेकिन इन दोनों को क्वालिफाई करने के लिए हमारे पास एडजेक्टिव था, या फिर डिटर्मिनर था, या फिर आर्टिकल था। ठीक उसी तरह से एक वर्ड होता है एडवर्ब, जो कि वर्ब को क्वालिफाई करता है या फिर एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। ओके, तो एडजेक्टिव को और वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या हो जाता है दोस्तों? एडवर्ब हो जाता है। मोरोवर, यदि कोई वर्ड खुद अपने आप को, मतलब एडवर्ब अगर कोई एक ऐसा वर्ड है जो एडवर्ब को ही क्वालिफाई कर सके, मतलब एक ऐसा वर्ड है जो एडवर्ब को ही क्वालिफाई कर सके, एडजेक्टिव को भी और साथ में एडवर्ब को भी, तो कोई भी यदि ऐसा शब्द है जो एडवर्ब को ही क्वालिफाई कर सके, दैट इज नोन एज एडवर्ब। मतलब एडवर्ब का काम है, जैसे आप इसे एडवर्ब में ही अगर आप देखेंगे तो कितने वर्ड्स छिपे हैं, वर्ब छिपा है, एडी छिपा है, तो एडी से एडजेक्टिव भी होता है, एडी से एडवर्ब भी होता है। तो आप इतना याद रखिए कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो वर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकता है, एज वेल एज एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है। दोस्तों एडवर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण, है ना। क्रिया विशेषण, क्रिया मतलब वर्ब और विशेषण मतलब जो क्रिया मतलब कार्य की विशेषता बताने वाला शब्द, वो होता है एडवर्ब। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति चल रहा है, अब कोई व्यक्ति तेज चल रहा है, कोई व्यक्ति धीरे चल रहा है, कोई व्यक्ति भाग रहा है, कोई व्यक्ति अच्छा भाग रहा है, कोई व्यक्ति टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, तो ये उसके मैनर को दर्शाता है, मतलब उसके कार्य करने की तरीके को दर्शाता है। तो उस तरीके को जो दर्शाने वाला शब्द है वो एडवर्ब होता है। दोस्तों एडवर्ब वो हर शब्द है, जैसे हम बोलते हैं कब, कहाँ, कैसे, क्यों, तो ये जो वर्ड होता है ना, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना, तो ये सारे वर्ड्स के जो रिप्लाई करता है वो वर्ड होता है एडवर्ब। ओके, अब adverbs provide more information about verbs, adjectives and other adverbs and even entire sentences। बहुत बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पूरी के पूरे सेंटेंसेस का रिप्लाई कर देते हैं। ओके, जैसे मैंने कहा फॉर्चुनेटली या लकीली आई वाज सेव्ड, फॉर्चुनेटली आई मैनेज टू गो होम। ओके, फॉर्चुनेटली मतलब जैसे कहते हैं ना एक गुड लक से, है ना, या भाग्य से। तो ये जो इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो हम पूरे सेंटेंस के लिए बोलते हैं, ठीक है, जो पूरे सेंटेंस को कवर कर लेते हैं, फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, तो ये पूरे पूरे शब्द को कवर, पूरे पूरे सेंटेंस को कवर कर लेते हैं, पूरी पूरी सिचुएशन को कवर कर लेते हैं। तो इस तरह के वर्ड्स भी हमारे एडवर्ब होते हैं। ओके, जनरली एक एडजेक्टिव में यदि मैं एलवाई को ऐड करूं तो वो एडवर्ब बन जाते हैं, जनरली ऐसा बोला जाता है। हालांकि एडवर्ब का एक वाइड कंसेप्ट है, ठीक है, धीरे धीरे हम उस चीज को कवर करते हुए चलेंगे। आप फिलहाल इतना समझ लीजिए कि एडजेक्टिव में जनरली जब हम एलवाई का प्रयोग करते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है। जैसे ब्यूटीफुल अगर एडजेक्टिव है तो ब्यूटीफुली एडवर्ब हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ केयरफुल एक एडजेक्टिव है, क्योंकि केयरफुल एक व्यक्ति के लिए यूज किया जा रहा है, जैसे केयरफुल मैन, केयरफुल गर्ल। ओके, बट केयरफुली, तो केयरफुली किसी काम को दर्शाएगा, जैसे शी, यू कैन से शी वॉक्ड केयरफुली, वो बहुत ध्यान से चली, तो शी वॉक्ड केयरफुली, तो केयरफुली क्या हो जाएगा, उसके मैनर को दर्शाएगा जिस तरह से वह चली थी। ओके, सो इस तरह के जितने भी वर्ड्स होते हैं जिसमें हम एलवाई का प्रयोग करते हैं वो जनरली एडवर्ब्स हैं, बट याद रखिएगा जो बेस वर्ड है वो एडजेक्टिव हो। अब कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो कभी एडवर्ब होते ही नहीं है, या उनका मीनिंग ही डिफरेंट हो जाता है, या एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो वो वर्ड सेम रहते हैं। जैसे यदि एक वर्ड है फास्ट, तो फास्ट एक एडजेक्टिव भी है एज वेल एज एडवर्ब भी है। अगर मैं आपसे कहूँ ही रन्स फास्ट, तो फास्ट आपका एडवर्ब हो जाएगा जो कि रन्स को क्वालिफाई करेगा। रन एक वर्ब है जिसको क्वालिफाई करने वाला शब्द एडवर्ब है, दैट इज शी रन्स फास्ट। ओके, फास्ट एक एडवर्ब हो जाएगा। अब फास्टली अगर मैं कहूँ तो फास्टली कोई भी वर्ड नहीं होता, फास्टली वर्ड डज नॉट एग्जिस्ट,
है ना। फास्टली नाम का कोई वर्ड नहीं होता। आप शी रन्स फास्ट कह सकते हैं, शी रन्स फास्टली नहीं कह सकते। वेल इस तरह के काफी सारे कंसेप्ट हैं जो हम जब पीवाईक्यूज को कवर करेंगे तो वहां पर इस चीज को अच्छे से कवर कर पाएंगे। जैसे हार्ड एक अलग शब्द है और हार्डली एक अलग शब्द है। हार्ड एज इट इज हमारा एडवर्ब भी हो सकता है, जैसे शी वर्क्स हार्ड। लेकिन अगर मैं कहूँ आपसे शी हार्डली वर्क्स, इसका मतलब होता है कि वह वर्क नहीं करती है या मुश्किल से शायद ही वह कभी कार्य करती है। ओके, तो वहां पर हार्डली एक नेगेटिव वर्ड हो जाता है। ओके, वेल इन सारे वर्ड्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे एक एक करके। अभी फिलहाल मैं आपको एडवर्ब का मीनिंग समझा दूं। एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी और अदर एडवर्ब्स को भी। Adverbs modify and enhance the meaning of a verb, adjective and another adverb. एडवर्ब एक ऐसे वर्ड हैं जो मीनिंग ऑफ अ वर्ब को एनहांस करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं और अदर एडवर्ब्स को भी मॉडिफाई करते हैं। In essence, adverbs answer the questions like how, when, where, why, and to what extent. Adverbs एक ऐसे वर्ड हैं जो कुछ क्वेश्चंस का रिप्लाई करते हैं, जैसे कि how, कैसे। जैसे ये पूछ रहा है एक व्यक्ति, ये कैसे हुआ। फिर ये व्यक्ति पूछता है when, कब। देखिए टाइम को इंडिकेट कर रहा है, तो पूछ रहा है कब जाना है ना। where, ये सोच रहा है कहाँ जाना है ना। फिर ये पूछ रहा है why, ये लड़की पूछ रही है why, ऐसा क्यों हुआ, है ना। और टू व्हाट एक्सटेंट, अब ये पूछ रही है कि भाई कितना अमाउंट पे करना है। तो ये क्या है कि हाउ मच, ये इस तरह से पूछ रही है। तो जब भी कोई शब्द हमें इन क्वेश्चंस का रिप्लाई कर सके, दैट हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, टू व्हाट एक्सटेंट और हाउ मच, तो ये सारे जो शब्द होते हैं ये रिप्लाई करते हैं जिस भी क्वेश्चन के रिप्लाई, मतलब जब भी इन क्वेश्चंस का कोई रिप्लाई करता है तो वो वर्ड हमारा एडवर्ब होता है। ओके, चलिए तो इनको वन बाय वन पढ़ना शुरू करते हैं। कंसेप्ट पे आ जाते हैं एडवर्ब के। एन एडवर्ब कैन क्वालिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब्स। एक एडवर्ब का काम होता है एक वर्ब को क्वालिफाई करना, ठीक है, फिर एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना और दूसरे एडवर्ब्स को भी क्वालिफाई करना। मतलब एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो अपनी तारीफ भी अपने आप कर देता है ना। जैसे रवि रन्स फास्ट, अब देखिए इसमें रन्स क्या है, वर्ब है, और वो कैसा भागता है, फास्ट भागता है, तेज भागता है। तो फास्ट क्या हो जाएगा, एडवर्ब, और रन्स क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। प्रिया इज वेरी इंटेलिजेंट, तो देखिए इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है और वेरी किसको क्वालिफाई कर रहा है, इंटेलिजेंट को। तो वेरी क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, है ना। तो वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट के लिए प्रयोग किया गया शब्द वेरी। रोहित रन्स वेरी फास्ट, अब देखिए रोहित भागता है, कैसा भागता है, तेज भागता है। रोहित बहुत तेज भागता है, तो ये जो वर्ड है वेरी, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, फास्ट को। और फास्ट किसको क्वालिफाई कर रहा है, रन्स को। मतलब रन तो एक वर्ब हो गया, अब वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड कौन है, फास्ट। और फास्ट क्या होता है, एक एडवर्ब होता है, तो ये एक एडवर्ब है। और फास्ट को भी क्वालिफाई कर रहा है वर्ड वेरी, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक एडवर्ब ही हो जाएगा। ओके, एडवर्ब वेरी, एडवर्ब फास्ट। देखिए यहाँ पर एडवर्ब हो जाएगा वेरी और एक और एडवर्ब हो जाएगा, वो है फास्ट। तो फास्ट क्वालिफाई कर रहा है रन्स को, रन्स एक वर्ब है, वेरी क्वालिफाई कर रहा है फास्ट को, मतलब बहुत तेज। तो बहुत किसके लिए लिखा गया, फास्ट के लिए, बहुत तेज। तो वेरी हमारा एडवर्ब है और फास्ट भी हमारा एडवर्ब है। अब यहाँ पर वेरी एक एडवर्ब है जो एडवर्ब को ही क्वालिफाई कर रहा है, जबकि एडवर्ब यहाँ पर फास्ट वो एक रन्स को, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर एक वर्ब है जिसको क्वालिफाई करने वाला शब्द एडवर्ब हुआ और एक और एडवर्ब है जिसको भी क्वालिफाई एडवर्ब ने किया। ओके, तो इस तरह की एक सीक्वेंस यहाँ पर बन रहा है। काम्या हैज स्पोकन इनफ, अब काम्या काफी बोल चुकी है, तो यहाँ पर स्पोकन वर्ब है और इनफ एडवर्ब हो जाएगा, है ना, जो कि उसकी एक्सटेंट को बता रहा है कि वो कुछ ज्यादा अब बहुत बोल चुकी है ना। तो यहाँ पर स्पोकन मतलब वो वह बहुत बोल चुकी है, तो स्पोकन वर्ब हो जाएगा और एडवर्ब इनफ हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। अब देखिए वेरियस टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स होते हैं, एक एक एग्जांपल भी यहाँ पर आपको समझाया हुआ है, तो ये साथ साथ हम इसमें पढ़ता हुआ चलेंगे। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, सबसे पहले आ जाते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर पे। मैनर मतलब कोई भी कार्य करने का तरीका। अब कोई भी कार्य किया जाता है, हम एडवर्ब को सबसे पहले वर्ब के साथ ही कह सकते हैं कि वर्ब के साथ ही हम रिलेट करते हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, मैनर मतलब कोई भी कार्य करने का तरीका। जैसे ये बच्चे खुशी खुशी खेल रहे हैं, ठीक है, दे आर प्लेइंग जॉयफुली, दे आर प्लेइंग हैप्पीली, है ना, बड़ी खुशी खुशी से खेल रहे हैं, मतलब ये खेल रहे हैं और इनको बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। तो ये कैसे खेल रहे हैं, खुशी से खेल रहे हैं, ये मजे से खेल रहे हैं, है ना। तो मजे से खेल रहे हैं, ये तितलियां पकड़ रहे हैं मजे से, या फिर ये मजे से खेल रहे हैं। तो इनके
इनके कार्य करने की तरीके को दर्शा रहा है ये फिगर। तो ये हो जाता है एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके, अब आ जाते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम पर। कोई भी वक्त कोई भी कार्य किस समय पर हुआ। जैसे यहाँ पर इन्होंने दिखाया कि भाई एक टाइम हो रहा है 7:15, तो ये कुछ एक टाइम काम हो रहा है और वो इतने बजे हो रहा है, तो ये टाइम को दर्शाता है। जब कोई भी कार्य होता है तो वो किस समय पर होता है वो जताता है, वो दर्शाता है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे मैंने कहा द सन rises early in the morning, okay, or the sun sets in the evening, okay, so the sun sets in the evening, so जब हम बात करते हैं सनसेट्स की तो उसके बाद इवनिंग हो जाती है। अब वो जो टाइमिंग है वो क्या है, इवनिंग है। ओके, आई गो टू ऑफिस एट 9 o'clock, सो आई गो टू ऑफिस, तो कब जाती हूँ मैं, 9 बजे। तो ये एक पर्टिकुलर टाइम है जो टाइम को दर्शा रहा है, उस कार्य होने के टाइम को दर्शा रहा है। ओके, फिर आ जाता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। कोई कार्य कहाँ पर हो रहा है। जैसे ये बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, ओके, दे आर प्लेइंग इन द पार्क। तो कहाँ पर खेल रहे हैं, कार्य क्या हो रहा है, प्लेइंग, और कहाँ पर हो रही है, गार्डन में, एक पार्क में। तो ऑब्वियसली पार्क क्या हो जाएगा उनके लिए, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि आई एम गोइंग टू ऑफिस, तो मैं कहाँ जा रही हूँ, ऑफिस जा रही हूँ। तो ऑफिस क्या है, ऑफिस क्या है, एक एरिया है, एक पर्टिकुलर प्लेस है जहां पर मैं जा रही हूँ। ओके, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कोई चीज कितनी बार होती है, जैसे हमारा हार्ट बीट करता है ना, तो कितनी बार बीट करता है, 1 सेकंड में कितनी बार बीट करता है। तो हार्ट बीट, जैसे हम दिखाते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी है, मतलब किसी भी चीज की फ्रीक्वेंसी, कोई चीज कितनी बार हो रही है। जैसे हम कहते हैं कोई चीज रोज होती है, कोई चीज रेगुलरली होती है, कोई चीज ऑफन होती है, कोई चीज कभी कभी होती है। तो ये चीज कितनी बार होती है। जैसे मैंने कहा कि भाई दिन में ये फ्लाइट 2 बार विजिट करती है, 2 बार आती और जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी को शो करता है। ऐसे ही आ जाता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। जैसे कितना हुआ, है ना। जैसे कोई कहता है कि बहुत ज्यादा ठंड है ना, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा ठंड है। तो जैसे व्यक्ति थोड़ा परेशान है, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है। तो यहाँ पर ये क्या जताएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी, जो किसी सर्टेनिटी की श्योरिटी को बताए। जैसे इसने कहा श्योरली ये कार्य हो जाएगा, कॉन्फिडेंट है इसे, है ना। इंटेरोगेटिव एडवर्ब, जैसे हम पूछते कब, कहाँ, कैसे, क्यों, तो ये वाला जो होता है, कैसे, कब, कहाँ, क्यों। रिलेटिव एडवर्ब्स की जो, जैसे इसने कहा कि जब भी अलार्म बजता है ये उठ जाती है ना। तो जब भी अलार्म बजता है, तो जैसे एक सेंटेंस, 2 सेंटेंसेस को हमने लिखा और उनको आपस में ज्वाइन कर दिया, जो कि एक दूसरे के एक्शन से या फिर एडवर्ब से मैच कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी वेक्स अप whenever she listens to the alarm, okay, और whenever she hears the alarm, so वह उठ जाती है जब भी वह अलार्म सुनती है। तो she wakes up when she hears the alarm, so एक कार्य होता है और दूसरे कार्य, दोनों को आपस में रिलेट कर दिया गया when से या whenever से, तो वो हो जाता है रिलेटिव एडवर्ब्स। फिर आ जाते हैं एडवर्ब्स ऑफ कमेंट। जैसे हम किसी को बताएं फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, सीरियसली, फ्रैंकली, तो इस तरह के जितने भी वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब ऑफ कमेंट में आते हैं। वेल, इन सबको एक एक करके हम यहाँ पर डिस्कस करना शुरू करेंगे। फिलहाल आपको जानना है कि एम, टी, मैनर, टाइम, प्लेस, प्लेस को हम पी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी एफ, ओके। और ये जो एडवर्ब ऑफ डिग्री आ जाता है, ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी आ जाता है, तो इसको हम एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी भी बोलते हैं, ठीक है। होता क्या है, एक्सटेंट क्या है, डिग्री क्या है, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन ड्यूरिंग द एंटायर सेशन। ओके, उम्मीद है कि यहाँ तक ये बात आपको समझ में आई होगी। अब सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर का मतलब है कोई कार्य किस तरह से हुआ। दीज एडवर्ब्स डिस्क्राइब हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म्ड, किस तरह से एक एक्शन को किया गया या एक एक्शन को कैसे किया गया। एग्जाम्पल, शी सिंग्स ब्यूटिफुली, जैसे कि वह बहुत सुंदरता से गाती है। शी वॉक्स केयरफुली, शी वर्क्स केयरफुली, शी वर्क्स हार्ड, ओके। he drives slowly और he drives carefully। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, इस तरह के जो वर्ब्स होते हैं, केयरफुली, ब्यूटिफुली, एंग्रीली, जेंटली, सब क्या है, हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर है। जैसे कोई व्यक्ति कार्य क्विकली करता है, केयरफुली, लाउडली, ग्रेसफुली, एफिशिएंटली, स्लोली, क्वाइटली, ब्रेवली, ईगरली, स्मूथली, पोलाइटली, रैपिडली, केयरलेसली, हैप्पीली, नर्वसली, बैडली, जेंटली, एंग्रीली, स्किलफुली, कामली, एटसेट्रा। तो ये सारे हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाते हैं। जनरली किसी एडजेक्टिव में यदि हम ly को ऐड कर दें तो वो हमारे एडवर्ब्स ऑफ मैनर बन जाते हैं।
हालांकि हर एक वर्ड में जहाँ ly लगा हो जरूरी नहीं है कि वो एडवर्ब हो। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ लवली, तो लवली डे के लिए यूज करा जा सकता है, लवली पिक्चर के लिए यूज किया जा सकता है, बट पिक्चर एंड डे ये नाउन्स है, तो लवली आपका एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब नहीं होगा। लेकिन अगर आप कहते हैं ये सारे शब्द जैसे ब्यूटीफुली, केयरफुली, तो ये आपके एडवर्ब हो जाएंगे, क्योंकि केयरफुल एक एडजेक्टिव था जिसमें ly लगाकर आपने उसको एडवर्ब बनाया है। ओके, जबकि अगर हम लव देखें तो लव या तो वर्ब होती है, नाउन होता है, जिसमें ly लगाकर हम एडजेक्टिव बना सकते हैं लेकिन एडवर्ब नहीं बना सकते। ओके, तो ये था एडवर्ब ऑफ मैनर। अब आ जाते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम पे। एडवर्ब्स ऑफ टाइम मतलब कोई कार्य किस समय पर किया गया। जैसे बहुत सारे लोगों के टाइम जो होते हैं शेड्यूल फिक्स होते हैं कि भाई इतने बजे ही उठना है, इतने बजे ब्रेकफास्ट करना है, इतने बजे घर के लिए ऑफिस के लिए निकलना है, इतने बजे घर के लिए निकलना है। तो ये सब फिक्स्ड है, टाइमिंग्स है, हर एक एक्शन का एक टाइमिंग है। तो जो टाइम के एक्शन को दर्शाता है, सॉरी एक्शन के टाइम को दर्शाता है, वही होता है हमारा एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ओके, जैसे वी विल मीट टुमारो, हम मिलेंगे, कब मिलेंगे, कल। तो ये टुमारो क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। लिस्ट ऑफ एडवर्ब्स ऑफ टाइम, नाउ, yesterday, later, soon, never, today, tomorrow, already, last week, next month, in the morning, at night, during the summer, in a while, at present। तो ये सब हमारे एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। अच्छा दोस्तों, एक चीज और यहाँ पर एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं। जैसे ये बच्चा ये ब्रेकफास्ट खा रहा है, कब खा रहा है, उसका ब्रेकफास्ट टाइमिंग फिक्स है कि उसको 7:30 बजे ब्रेकफास्ट करना है, तो उतने बजे ही वो ब्रेकफास्ट कर रहा है। अब आ जाते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। मतलब देखिए, एडवर्ब्स जनरली वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, तो कोई कार्य किस जगह पर किया गया या कोई कार्य किस जगह के लिए प्रयोग किया गया, तो वो होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे यहाँ पर बुक्स टेबल के ऊपर रखी हुई है, सो द बुक्स आर ऑन द टेबल। तो ऑन द टेबल, टेबल इसका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ऑन तो प्रपोजिशन हो जाएगा, लेकिन टेबल क्या हो जाता है, टेबल आपका एडवर्ब हो जाता है, क्योंकि वो इस इन बुक्स की पोजीशन को दर्शा रहा है। कम हियर फॉर अ मिनट, तो यहाँ आओ कुछ देर के लिए। तो यहाँ हियर क्या हो जाएगा, आपका एडवर्ब हो जाएगा। देयर एडवर्ब हो जाता है, ऑन द टेबल एडवर्ब हो जाता है। ओके, नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस फिर से पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ लिस्ट ऑफ एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है, इनको वन बाय वन एग्जांपल के साथ हम कवर करेंगे। हियर, द कीज आर हियर ऑन द टेबल, कीज यहाँ पर है टेबल के ऊपर। देयर, द म्यूजियम इज लोकेटेड देयर, जो म्यूजियम है वो वहां पर लोकेटेड है। एवरीवेयर, द चिल्ड्रन लेव द टॉयज एवरीवेयर। अब जैसे बच्चे करते हैं ना, खिलौने खेल लिए और फिर उन खिलौनों को चारों तरफ फैला देते हैं, है ना। जैसे गॉड इज एवरीवेयर, है ना, तो यहाँ पर एवरीवेयर को हम लिख सकते हैं। नोवेयर मतलब कहीं नहीं। ही फाउंड नोवेयर टू हाइड, उसने उसे कुछ भी नहीं मिला छिपने के लिए। फार, द माउंटेन्स आर फार इन द डिस्टेंस, जो माउंटेन है वो हमसे काफी दूर है। द पार्क इज नियर बाय आवर हाउस, पार्क हमारे घर के आसपास है। इनसाइड, द कैट इज इनसाइड द हाउस, जो कैट है वो घर के अंदर है। ओके, सो आउटसाइड, द बर्ड्स आर सिंगिंग आउटसाइड। अप स्टेयर्स मतलब ऊपर जाते हुए, शी इज स्टडिंग अप स्टेयर्स। ओके, डाउन स्टेयर्स, द किचन इज डाउन स्टेयर्स, मतलब किचन डाउन स्टेयर्स है, मतलब जीने से उतर कर है। अंडरनीथ, द कीज वर अंडरनीथ द न्यूज़पेपर। above, the sun is shining above the clouds. Below, the fish are swimming below the surface. Okay, behind, he is standing behind the tree, वह ट्री के पीछे खड़ा है। ओके, तो यहाँ पर ये जितने भी सेंटेंसेस हैं, ये इन सारी पिक्चर्स को, ये इन सबको जस्टिफाई करते हैं कि ये इसके प्लेस हो जाते हैं कि कोई कार्य किस जगह पर हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी एडवर्ब्स ऑफ प्लेस देख लेते हैं। जैसे इन फ्रंट, द कार इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग। ओके, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ये कार बिल्डिंग के सामने प्लेस्ड है या फिर पार्क की गई है। बिटवीन द बुक इज बिटवीन द टू कुशंस। ओके, जो टू कुशंस है और उनके बीच में एक बुक फंसी हुई है। ओके, अमंग, दे फाउंड द ट्रेजर हिडन अमंग द रॉक्स। Across the bridge stretches across the river. Beyond the horizon stretches beyond our sight. Okay. Um, we can find the information elsewhere. हम इंफॉर्मेशन को कहीं और से भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, फ्रीक्वेंसी मतलब कोई काम कितनी बार करते हैं। ठीक है, दीज एडवर्ब शो हाउ ऑफन एन एक्शन हैपेंस, कितनी बार एक एक्शन होता है, वो हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। जैसे कोई काम हम रेगुलरली करते हैं, ऑफन करते हैं, ऑलवेज करते हैं, तो ये जो यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, सेल्डम, रेयरली, बेयरली, रेगुलरली, इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं ये फ्रीक्वेंसी है ना। जैसे कोई चीज बार बार होती है, कभी कभी होती है,
कभी नहीं होती है। तो इस तरह के जितने भी एडवर्ब्स हैं वो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। दे गो टू द जिम रेगुलरली, कि वो जिम रेगुलरली जाते हैं, मतलब रोज जाते हैं, रोज रोज जाते हैं। तो ये एक रेगुलरली मतलब ये हर बार ये कार्य होता है, तो ये हो जाता है हमारा एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, फिर फ्रीक्वेंसी के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे एक वर्ड है ऑलवेज, शी ऑलवेज अराइव्स अर्ली फॉर द क्लास, वह हमेशा ही जल्दी आ जाती है क्लासेस के लिए। ऑफन, दे ऑफन गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, ऑफन मतलब अक्सर, वह अक्सर वॉक के लिए जाया करते हैं इवनिंग में, यूजुअली ज्यादातर। ही यूजुअली टेक्स द बस टू वर्क, समटाइम्स कभी कभी, समटाइम्स आई एंजॉय कुकिंग, rarely she rarely eats food eats sorry she rarely eats fast food, वह शायद ही कभी फास्ट फूड खाती है, मतलब कभी नहीं खाती वो फास्ट फूड। ओकेजनली, they go to the theater occasionally, वह थिएटर में ओकेजनली मतलब कभी कभी, जब कोई ओकेजन होता है बस तभी जाया करते हैं। फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार, दे ट्रेवल फ्रीक्वेंटली फॉर बिजनेस, वह बार बार बिजनेस के लिए इधर से उधर विजिट करते हैं, ओके, ट्रेवल करते हैं। सेल्डम, ही सेल्डम स्टेज अप लेट, वह शायद ही कभी देर तक रुकता है या देर तक सोता है। सो नेवर, ही नेवर मिसेस हिज मॉर्निंग जॉग, वह कभी भी अपनी मॉर्निंग जॉग को मिस नहीं करता। डेली, शी प्रैक्टिसेस योगा डेली या एवरी डे। वीकली, वी हैव मीटिंग्स वीकली, वीकली मतलब वंस इन अ वीक। मंथली, दे पे बिल्स मंथली, ओके, वह मंथ में एक बार बिल को पे करते हैं। ईयरली, द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ईयरली। ट्वाइस, शी विजिट्स हर पेरेंट्स ट्वाइस अ मंथ, ओके। तो जो चीज जैसे दिन में एक बार हो, जैसे हम बोलते हैं ना दैनिक हो, वार्षिक मतलब वर्ष में एक बार हो। जैसे दिवाली हम वर्ष में एक ही बार सेलिब्रेट करते हैं, जैसे बर्थडे को हम पूरे साल में एक ही बार सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। हम लोग ट्वाइस डे ब्रश करते हैं, तो ट्वाइस ये सब क्या हो जाता है हमारे फ्रीक्वेंसी, मतलब एक कार्य कितनी बार होता है ना, तो वो क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। 3 टाइम्स, इसको भी हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। जैसे दे एक्सरसाइज 3 टाइम्स अ वीक, एवरी डे ही वॉक्स द डॉग, एवरी डे। ऑन वीकेंड्स, they go hiking on weekends. Once in a while, we go camping once in a while. At times, he can be forgetful at times. Okay. Hardly ever, she hardly ever watches TV. Hardly अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, okay. एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, कि कोई चीज कितनी है, इसकी एक्सटेंट, उसकी क्वांटिटी कितनी है। दीज एडवर्ब्स मॉडिफाई द इंटेंसिटी और डिग्री ऑफ एन एक्शन और एडजेक्टिव। जैसे द कॉफी इज वेरी हॉट, जो कॉफी है वो कैसी है, हॉट है, लेकिन सिर्फ हॉट नहीं है, बहुत ज्यादा हॉट है। सो द कॉफी इज वेरी वेरी हॉट, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कॉफी में से बिल्कुल धुएं उठ रहे हैं, तो द कॉफी इज वेरी वेरी हॉट, ओके। सो ये इसकी हॉट होने की इंटेंसिटी को बता रहा है कि कितनी ज्यादा है। जैसे द नॉइस इज टू लाउड, ओके। चलिए कुछ एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हम देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे वेरी, द कॉफी इज वेरी हॉट। क्वाइट, शी इज क्वाइट टैलेंटेड। टू, द म्यूजिक इज टू लाउड। सो, ही वाज सो टायर्ड आफ्टर द हाइक। Extremely, the weather is extremely cold. Incredibly, the sunset was incredibly beautiful. Rather, the movie was rather boring. Okay. फेयरली, शी डिड अ फेयरली गुड जॉब। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक वर्ड बता दूं, जैसे ये वर्ड है रादर और एक वर्ड है फेयरली, तो इन दोनों में एक डिफरेंस होता है। वो क्या डिफरेंस है कि फेयरली जो यूज होता है वो हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स के साथ यूज होता है, जबकि रादर एक नेगेटिव वर्ड के साथ यूज होता है, ओके। जब भी एक अनप्लीजेंट क्वालिटी आएगी तो उसके साथ हम लोग रादर का प्रयोग करेंगे, जबकि फेयरली को हम यूज करते हैं किसी भी एक प्लीजेंट क्वालिटी के साथ, ओके। प्लीजेंट क्वालिटी, जहां पर जो क्वालिटी है किसी भी चीज की वो बहुत प्लीजेंट है। जैसे मान लीजिए खाना है वो गर्म है, तो गर्म होना खाना सही होता है, तो कह सकते हैं फेयरली हॉट फूड। और अगर मैं आपसे कहूँ कि खाना ठंडा हो चुका है, मतलब जो उसकी क्वालिटी होनी चाहिए गर्म, वो गर्म नहीं है, ठंडा हो चुका है, सो आप कह सकते हैं द फूड इज फेयरली कोल्ड, ओके। या जो द आइसक्रीम इज फेयरली फेयरली कोल्ड, तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भाई आइसक्रीम में कोल्ड होनी चाहिए और फेयरली लिखा है तो ठीक है, फेयरली मतलब सही रूप में। और जो वर्ड होता है आपका रादर, रादर वर्ड एक नेगेटिव क्वालिटी को दर्शाता है। ऑलमोस्ट, दे आर ऑलमोस्ट फिनिश्ड। nearly, it is nearly impossible to see. Absolutely, the answer is absolutely correct, मतलब कंफर्म रूप से करेक्ट है। completely, the room was completely empty, पूरी तरह से, पूर्ण रूप से। totally, the idea is totally wrong.
पार्टली शी इज पार्टली रिस्पॉन्सिबल। ओके, उसके कुछ पार्ट तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ओके, तो ये जैसे आप सेंटेंस देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे इन सबको दर्शाते हैं। जैसे ये है, इसको कुछ भी देख पाना मुश्किल हो रहा है ना। उसने बहुत अच्छी एकदम फेयरली गुड जॉब उसने की है। और आप देख सकते हैं कि कंप्लीटली एम्प्टी रूम जो है वो कंप्लीटली एम्प्टी है, मतलब इसमें पूरी तरह से कुछ भी नहीं है ना। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं हम उनका प्रयोग कर सकते हैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री के लिए। और भी देख लेते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री, जैसे काइंड ऑफ, द बुक इज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग, a bit, he's a bit nervous. Okay, somewhat, the results are somewhat unexpected. Pretty, the dress looks pretty on her. Rather, the food is rather spicy. Slightly, the problem is slightly complicated. Okay, तो ये सारे हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाते हैं एडवर्ब्स ऑफ सर्टेनिटी पे। सर्टेनिटी, जब कोई व्यक्ति अपने आप में श्योर हो, कॉन्फिडेंट हो, तो उसमें हम एडवर्ब्स ऑफ सर्टेनिटी का प्रयोग कर सकते हैं। दीज एडवर्ब्स एक्सप्रेसेस द स्पीकर्स लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इन अ स्टेटमेंट। शी विल डेफिनेटली कम टू द पार्टी, वह जरूर ही पार्टी के लिए आएगी। ओके, और भी पढ़ देते हैं एडवर्ब्स ऑफ सर्टेनिटी, जैसे सर्टेनली, आई विल सर्टेनली बी देयर ऑन टाइम। डेफिनेटली, शी डेफिनेटली कमिंग टू द पार्टी, शी इज डेफिनेटली कमिंग टू द पार्टी, वह बिल्कुल पार्टी के लिए आ रही है। श्योरली, वी कैन श्योरली फिनिश द प्रोजेक्ट। अनडाउटेडली, he is undoubtedly the best in the team. Absolutely, the answer is absolutely correct. Clearly, she clearly understands the instructions. Evidently, they are evidently excited about the trip. Okay, ये सारे सेंटेंसेस हमारे आ सकते हैं एडवर्ब्स ऑफ सर्टेनिटी में। ओके, चलिए तो एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी को और पढ़ते हैं एग्जांपल्स। फिर आता है एक ऑब्वियसली, जैसे हम बहुत बार कहते हैं ना ऑब्वियसली, ये बिल्कुल ठीक बात है ना, मतलब ऑब्वियसली बिल्कुल एक एक्यूरेटली, मतलब एक एक्यूरेट मैनर में। द सोल्यूशन इज ऑब्वियसली करेक्ट, यस ऑफ कोर्स ये करेक्ट है ना। या द सोल्यूशन इज ऑब्वियसली इनकरेक्ट, यस ऑफ कोर्स ये बिल्कुल इनकरेक्ट है ना। तो ऑब्वियसली बिल्कुल पूर्ण रूप से। प्रोबेबली, जो लगभग हम कहते हैं, शी विल प्रोबेबली अराइव अराउंड 3 PM। लाइकली, मतलब ऐसा लगता है। इट इज लाइकली टू रेन दिस इवनिंग, ऐसा लगता है जैसे आज शाम को बारिश होगी। परहैप्स, आई विल परहैप्स अटेंड द मीटिंग। परहैप्स मतलब शायद। मे बी वी कैन गो टू द मूवीज, शायद हम मूवीज के लिए जा सकते हैं। ओके, पॉसिबली, द इवेंट विल पॉसिबली बी रीशेड्यूल्ड। सर्टेनली नॉट, आई विल सर्टेनली नॉट मिस द डेडलाइन। फिर और भी पढ़ लेते हैं। डेफिनेटली नॉट, तो ये भी हमारा एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी हो सकता है। ही विल डेफिनेटली नॉट एग्री टू दैट। श्योरली नॉट, दे विल श्योरली नॉट कैंसिल द इवेंट। Undoubtedly not, it is undoubtedly not the right answer. Absolutely not, I will absolutely, or I absolutely not want to go there. Clearly not, the plan is clearly not working. Evidently not, she's evidently not interested. Okay, evidently मतलब पूरा तरह से देखा जा सकता है या पूरी तरह से ये सिद्ध हो चुका है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। ओके, फिर हमारे आ जाते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव आप वर्ड्स ही जानते हैं, इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाले। तो इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, दीज एडवर्ब्स आर यूज्ड इन क्वेश्चंस एंड सीक इंफॉर्मेशन अबाउट एन एक्शन। ये एडवर्ब्स जो होते हैं वो कुछ क्वेश्चंस को पूछते हैं और ये इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं किसी भी एक्शन के बारे में। जैसे व्हाई डिड यू लीव अर्ली, तुम जल्दी क्यों चले गए। तो व्हाई एक क्वेश्चन है जो आपसे पूछ रहा है क्यों चले गए, तो किसी एक्शन के होने या ना होने की का रीजन वो आपसे मांग रहा है। तो व्हाई एक एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेटिव एडवर्ब हो सकता है। ओके, और भी हो सकते हैं जैसे वेयर। अब जैसे हम पूछे ना कब, कहाँ, कैसे, क्यों, तो ये इन बातों का जवाब देने वाला जो शब्द है वो इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। जैसे वेयर डिड यू गो फॉर योर वेकेशन, आप वेकेशन के लिए कहाँ गए थे। when will the meeting start, why did you choose the option, why did you choose that option, how did you solve the problem, how often do you exercise, how long will the movie last, और how far is the nearest gas station। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है हमारे इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स हो जाएंगे। ओके, how much does this cost, how many people attended the event, in what way can I assist you, at what time does the train depart, to what extent does this affect us, under what circumstances can we reschedule, for what reason did you miss the meeting। so ये सारे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ये हमारे इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स हो जाएंगे।
ओके, और भी आ जाते हैं, जैसे बाय व्हाट मीन्स विल द शिपमेंट बी डिलीवर्ड, ऑन व्हाट बेसिस वाज द डिसीजन मेड, टू व्हाट डिग्री आर यू कमिटेड, in what place did you find the key, at what location is the event happening, by what method can I contact you. Okay, फिर आ जाते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स। अब रिलेटिव एडवर्ब्स का काम है दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना, लेकिन दोनों में एडवर्ब्स को, मतलब दो सेंटेंसेस में कुछ कार्य हो रहा है और उन दो कार्य को एक साथ लिंक करना। जैसे दीज एडवर्ब्स इंट्रोड्यूस रिलेटिव क्लॉजेस एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम, प्लेस और रीजन। जैसे द डे व्हेन वी मेट वाज अनफॉरगेटेबल, वो दिन जब हम मिले थे। तो वी मेट एक कार्य हुआ है ना, वी मेट जब हम मिले थे, और कब, वो दिन जब हम मिले थे, मतलब ये जब कब के लिए दर्शा रहा है, जब हम मिले थे, मतलब जब ये कार्य हुआ था, वाज अनफॉरगेटेबल। तो ये व्हेन इस पार्ट को रिलेट कर रहा है इस पूरे सेंटेंस के साथ। ये पूरा सेंटेंस एक है, बट वी मेट इसमें एक व्हेन वी मेट एक रिलेटिव क्लॉज इसमें ऐड हो जाता है, जो कि आपके बाकी पूरे सेंटेंस को दर्शाता है, कि उसके साथ इसको ऐड कर लेता है। ओके, नेक्स्ट, अब रिलेटिव एडवर्ब्स के और वर्ड्स देख लेते हैं। जैसे व्हेन, दिस इज द डे व्हेन वी फर्स्ट मेट। वेयर, डू यू नो द प्लेस वेयर शी लिव्स। व्हाई, आई डोंट अंडरस्टैंड द रीजन व्हाई ही लेफ्ट। व्हेनेवर शी विजिट्स, वी हैव अ ग्रेट टाइम। Whenever I'll follow you wherever you go. Okay, it is wherever, not whenever, wherever. Wherever मतलब जहां भी। However, uh, he succeeded, however challenging it was. Okay, and no matter when, I'll be there, no matter when you need me. No matter where, we will find you, no matter where you hide. No matter why, I'll support you, no matter why you decide. As the same rules apply as were mentioned before. As long as you can broke the book, as long as you return it. Okay, sorry, you can borrow the book. I'm really very sorry. You can borrow the book as long as you return it. As soon as we will leave, as soon as the rain stops. She loves him as much as he loves her. He can play the guitar as well as the piano. Okay. Um, as far as I know, the event is still on. As if she talks as if she knows everything, or as if she knew everything, as though he behaves as though nothing happened. As soon as possible, please send the report as soon as possible. As late as, we stayed up as late as midnight. As early as, the meeting is scheduled as early as 9 a.m. Okay. अब आ जाते हैं adverbs of comment. These adverbs expresses the speaker's opinion about the action. Apparently he did not know. Okay. तो जो कमेंट, जैसे कोई भी एक व्यक्ति किसी के बारे में क्या कहना चाहता है, जैसे किसी रिपोर्ट के बारे में क्या कहना चाहता है, या कुछ भी बात हुई है, कोई भी एक्शन है, उसके बारे में क्या उसका ओपिनियन है, वो एडवर्ब ऑफ कमेंट्स में आता है। जैसे क्लियरली, इंटरेस्टिंगली, ऑब्वियसली, फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, फ्रैंकली। आइए इसके सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। द मूवीज प्लॉट ट्विस्ट वर क्वाइट इंटरेस्टिंगली प्रेजेंटेड। ही एक्सप्लेन्ड द कंसेप्ट क्लियरली ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। The answer was obviously incorrect. Fortunately, we arrived before the heavy rain started. Unfortunately, the concert was cancelled. Frankly, I don't think the plan will work. ओके, सो ये पूरे सेंटेंस को एक साथ जोड़ देता है, क्योंकि यहाँ पर इसका ओपिनियन वो फॉर्म कर रहा है, और वो पूरा ओपिनियन ही पूरा का पूरा सेंटेंस है। ओके, ऑनेस्टली, आई डोंट अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस। Seriously, are you seriously considering that option? Surprisingly, the cake turned out well. Naturally, he took charge of the situation naturally. Curiously, the cat was curiously watching the birds. Honestly speaking, I was not expecting this. Okay. और भी आ जाते हैं adverbs of comment पे. Interestingly enough, they both have the same birthday. Clearly stated, the rules were clearly stated in the manual. Obviously wrong, his argument was obviously wrong. Fortunately for us, the store was still open. Unfortunately, that's not true. He claimed to have won, but unfortunately, that's not true. Frankly speaking, I find the idea quite unusual. Okay.
Seriously, that is impressive. You completed the task in an hour. So seriously, that is impressive. Surprisingly, she agreed. We proposed a challenging project and surprisingly she agreed. तो इस तरह के जितने भी ये sentences और ये phrases ये हमारे adverbs of comment में आ सकते हैं जब कोई एक व्यक्ति अपना ओपिनियन दर्शाता है किसी कार्य के प्रति। अब हम रूल्स ऑफ एडवर्ब की ओर आते हैं कि कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके कुछ डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं और वो उसी तरह से प्रयोग में आने चाहिए। जैसे सबसे पहले आ जाता है टू। फिर टू को हम टू के साथ यूज भी करते हैं। मच टू एक यूज होता है, फिर टू मच यूज होता है, नन टू, ओनली टू, वेरी, और भी बहुत सारे एडवर्ब्स हैं, स्पेशल एडवर्ब्स जो हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो सबसे पहले T-O-O-2 पे आ जाते हैं। रूल टू इज यूज टू एक्सप्रेस दैट समथिंग इज एक्सेसिव और मोर देन नेसेसरी। जब कोई चीज बहुत ज्यादा होती है या हद से ज्यादा होती है, कहते हैं ना किसी भी चीज की अति बुरी होती है, तो जब कोई चीज हद से ज्यादा हो जाए, अधिक से भी अधिक हो जाए या एक लिमिट को भी क्रॉस कर दे, तो उसके लिए हम लोग टू वर्ड का प्रयोग करते हैं, दैट इज T-O-O-2, जो कि एक्सट्रीमनेस को दर्शाता है। The coffee is too hot to drink। अगर हम कह रहे हैं कि जो कॉफी है वो बहुत ज्यादा गर्म है कि पी नहीं जा सकती, मतलब जैसे हम बोल रहे हैं टू हॉट टू ड्रिंक। अब देखिए टू और टू जब दोनों एक साथ आते हैं तो आपको हमेशा एक बात याद रखना है, इसे आगे भी मैं आपको बताऊंगी कि इसमें T-O-O-2 के बाद एक एडजेक्टिव आ जाता है और T-O-2 के बाद एक वर्ब आ जाता है। और यहाँ पर ये एडजेक्टिव कुछ इस तरह का है या एडवर्ब इस तरह का है जो इस कार्य को करने के लिए नहीं देता, मतलब जिसकी वजह से हम ये कार्य नहीं कर पाते, हम इस कार्य को करने में असमर्थ रह जाते हैं। और जब इस कार्य को करने में असमर्थ हो जाते हैं तो हम टू और टू वर्ड का प्रयोग करते हैं, मतलब ये एक नेगेटिव फॉर्म को लेकर आता है, इसमें नॉट लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। द कॉफी इज टू हॉट टू ड्रिंक, इसका मतलब यह हुआ कि कॉफी इतनी तेज गर्म है, हद से ज्यादा गर्म है कि पी नहीं जा सकती। शी इज ड्राइविंग टू फास्ट, वह कुछ ज्यादा ही तेज चला रही है। तो टू फास्ट मतलब हद से भी ज्यादा तेज, ओके, एक्सट्रीमनेस को शो करता है। टू एंड टू को हम एक साथ यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए। इज यूज टू शो दैट द सर्टेन डिग्री इज सो एक्सट्रीम दैट इट प्रिवेंट्स समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। द बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट। अब ये बॉक्स देखिए इस बच्चे के लिए कितना ज्यादा मुश्किल है उठा पाना, तो ये काफी परेशान हो रहा है इस बॉक्स को उठाने में, क्योंकि इसके लिए उठाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जा रहा है। इट इज टू लेट फॉर अस टू कैच द ट्रेन। अब ये कुछ ज्यादा ही लेट हो गए अपनी ट्रेन को पकड़ने के लिए कि ट्रेन को वो नहीं पकड़ पाएंगे और ट्रेन छूटकर चली गई। ओके, फिर आ जाते हैं टू मच। अब देखिए टू एंड टू को हमने पढ़ा नेगेटिव सेंटेंस में। ओके, अब हम आ जाते हैं टू मच पे। टू मच को आपको याद रखना है कि जहां पर भी हमारे पास टू मच होगा तो टू मच को हमें यूज करना है नाउन से पहले। ओके, जबकि हमारे पास मच टू आएगा तो मच टू को हम लोग यूज करेंगे किसी वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव से पहले। ओके, चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे refers to an excessive quantity or degree of something। I ate too much food। अब देखिए food क्या है, नाउन है, तो too much यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, excessive quantity of food। ओके, this too much is adjective। There is too much noise in this room। So too much noise, noise again एक आपका एक नाउन हो जाता है और too much उसकी डिग्री को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव हो सकता है। ओके, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ नॉइज। मच टू, अब देखिए जब भी हम टू मच का प्रयोग करेंगे तो आपको हमेशा याद रखना है टू मच के तुरंत बाद हमें नाउन का प्रयोग करना है, जबकि मच टू के बाद में इसका रिवर्स हो जाता है। मच टू के बाद हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पूरा एक सीक्वेंस होता है। So emphasizes the excessiveness of an adjective or adverb that follows it। The soup is much too hot। सूप कुछ ज्यादा ही गर्म था तो excessively hot। He drives much too quickly। उसने बहुत तेज चलाया मतलब excessively quickly। फिर आ जाते हैं none to पे। none to is used to emphasize that something is not as good or favorable as expected। The weather is none too pleasant today। Okay, only to is used to express that something is regretfully true even though it is not desired। वो सच है भले ही वो चाहत नहीं थी या उसको हम चाहते नहीं थे। She is only too aware of her mistakes। Okay, अब देखिए जैसे हम वेरी की बात करते हैं तो हम अच्छे से जानते हैं कि वेरी को हम हमेशा पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ प्रयोग करते हैं, जबकि मच का प्रयोग हम लोग करते हैं कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ।
ऐसे ही हमारे पास वेरी के साथ जो वर्ड यूज होता है वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जबकि मच के साथ हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। हाउएवर बहुत सारे ऐसे पास्ट पार्टिसिपल्स भी हैं जिनका यूज हम वेरी के साथ करते हैं अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। वेरी इज अ कॉमन एडवर्ब used to intensify the meaning of an adjective, adverb or verb. एग्जाम्पल्स, द केक वॉज वेरी डिलीशियस। अब केक बहुत ज्यादा डिलीशियस था, तो डिलीशियस एक एडजेक्टिव है जो किसके लिए यूज हुआ, केक के लिए, और वेरी यूज हो रहा है डिलीशियस के लिए। तो यहाँ पर वेरी एक एडवर्ब हो जाएगा जो कि एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, और वेरी का मतलब बहुत, है ना, अधिक मात्रा में। ही स्पीक्स इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। अब देखिए स्पीक्स यहाँ पर वर्ब हो गया, कैसा स्पीक करता है वो, फ्लुएंटली, है ना, तो फ्लुएंटली तो आपका एडवर्ब हो जाएगा, और कैसा, वेरी फ्लुएंटली, तो वेरी भी आपका एडवर्ब हो जाता है जो कि एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ओके तो इस तरह से आप इन शब्दों को समझ सकते हैं कि वेरी के बाद हम पॉजिटिव डिग्री का या तो एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं या एडवर्ब यूज कर सकते हैं। पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स इन अ सेंटेंस। अब देखिए यूं तो एडवर्ब की जो पोजीशन है वो किसी भी जगह पर हो सकती है, स्टार्टिंग में, मिडिल में, बाद में, बट कुछ स्पेशल प्लेसेस हैं जो पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स को दर्शाते हैं। वो क्या होंगे वो अब इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके चलिए तो इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। Position of adverbs in a sentence. Adverb can appear at different positions in a sentence depending on how you want to emphasize the timing of the action. Position of adverbs. Beginning of the sentence. अगर हमको शुरू में ही रखना हो, adverbs can appear at the beginning of the sentence to emphasize a particular aspect or to provide context. जैसे quickly she ran to catch the bus. क्योंकि यहाँ पर ये emphasize कर रहे हैं वर्ड पे quickly पे, कि बहुत तेजी से उसने, जल्दी से ही उसने बस को पकड़ने के लिए भागना शुरू किया। Yesterday we went to the beach. हम कल बीच पर गए थे। Yesterday she completed her assignment. कल उसने अपना असाइनमेंट कंप्लीट किया, है ना। तो यहाँ पर yesterday को एम्फोसाइज किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि हम कल का रिप्लाई कर रहे हैं कि कल क्या हुआ, कल कल हमने जो अपना असाइनमेंट कंप्लीट किया। ओके फिर एंड ऑफ द सेंटेंस में भी आ सकते हैं। जैसे जो मैनर होता है वो बेसिकली एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा सेंटेंस के एंड में आता है। एडवर्ब्स कैन आल्सो कम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस स्पेशली व्हेन दे आर मॉडिफाइंग द वर्ब और द एंटायर सेंटेंसेस। शी सिंग्स ब्यूटीफुली, तो सिंग्स मतलब गाती है, और कैसे गाती है, बहुत सुंदरता से। तो ब्यूटीफुली किसको दर्शा रहा है, सिंग को। दे अराइव्ड लेट। ओके सो लेट यहाँ पर एडवर्ब हो जाएगा। वह आए कब आए, देर से आए, तो लेट यहाँ पर एडवर्ब है। दोस्तों एक वर्ड होता है लेटली, तो लेटली आपका लेट का एडवर्ब नहीं होता, लेट खुद एक एडवर्ब है, और लेटली भी एडवर्ब होता है, लेकिन इसका मतलब होता है रिसेंटली। ओके मतलब हाल ही में। ओके शी कंप्लीटेड हर असाइनमेंट यस्टरडे, उसने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया था, कब कर लिया था, कल कर लिया था। तो यस्टरडे क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। Middle of the sentence, adverbs often appear between the subject and the main verb or after the modal verb in a sentence. जैसे she often visits her grandparents. They have recently been on a vacation. I'm currently working on this project or on my project. यहाँ पर आप देख सकते हैं हम currently working, तो M के बाद लेकिन working से पहले आ रहा है। यहाँ पर have के बाद लेकिन been से पहले आ रहा है। यहाँ पर often visits, तो visit से पहले आ रहा है। तो इस तरह के जितने भी adverbs हैं हम इन्हें पहले भी यूज कर सकते हैं, बीच में भी और बाद में भी यूज कर सकते हैं। फिर अब हम बिफोर द मेन वर्ब, अब हम वो एडवर्ब्स पढ़ेंगे जो मेन वर्ब से पहले आते हैं। जनरली अगर हम बात करें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की, तो वो हमेशा मैनर से जो हमारा जो भी एडवर्ब है उससे पहले आएगा। सेंटेंस में एडवर्ब से पहले फ्रीक्वेंसी आता है मेन वर्ब से पहले। जैसे एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर हमारे पास मेन वर्ब है, और फिर ऑब्जेक्ट है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी वाला एडवर्ब होता है वो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले आता है ना। तो इसका सीक्वेंस क्या रहता है, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब बट बिफोर मेन वर्ब। ओके ही ऑफन गोज टू द हिल स्टेशंस। ओके ही ऑफन, ऑफन आपका फ्रीक्वेंसी है, गोज टू हिल स्टेशंस। दे ऑलवेज अराइव ऑन टाइम। शी हैज ऑलवेज लव्ड टू डांस। He will often go for a run in the morning. They have never been to Europe before. Okay. नेक्स्ट आफ्टर द मेन वर्ब, अब मेन वर्ब के बाद आते हैं जैसे फिनिशेस हर वर्क एवरी डे। तो यहाँ पर देखिए एवरी डे आपका एडवर्ब है जो कि फिनिशेस हर वर्क के बाद आया, मतलब जब हमारे पास वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ गया तो उसके बाद हमने इस एडवर्ब ऑफ मैनर को लिखा है। we meet for coffee every Saturday. Okay, with the present continuous tense, they are currently working on the project.
ओके, विद द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस शी वाज स्टडीइंग ऑल नाइट। सो ऑल नाइट यहाँ पर आपका एडवर्ब ऑफ मतलब एडवर्ब हो जाएगा। अब देखिए हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर की। हमने अभी तक देखा था कि एडवर्ब ऑफ मैनर होता है जो किसी कार्य को करने का एक तरीका होता है। याद रखिएगा हमारे पास एक मैनर होता है, एक प्लेस होता है और एक टाइम होता है। इन तीनों का जो सीक्वेंस है वो हमेशा एडवर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मतलब वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद ही होगा, मैनर, प्लेस और टाइम। ओके, तो सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर को देख लेते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर शुड बी प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। शी रेड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। तो देखिए रेड आपका वर्ब हो गया, द इंस्ट्रक्शंस ऑब्जेक्ट हो गए, और कैसे पढ़े उसने वो इंस्ट्रक्शंस? केयरफुली। He finished his work quickly. He completed the race quickly. However, placing the adverb of manner before the main verb emphasizes the manner in which the action is performed. Okay. After the be form, the cake is deliciously moist. Okay, adverbs of manner can be placed after the verb be, am, is, are or was and were. तो जब कोई एक इस तरह के होते हैं जो adverbs of be होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं be की forms होती हैं, जैसे she is a doctor, तो is आपकी adverb of आप कह सकते हैं मैनर, बट उसका जो एक इंडिकेशन है कि भाई उनकी स्टेट ऑफ बीइंग को दर्शा रहा है, तो उसके लिए प्रयोग किया गया है। सो द केक इज डिलीशियसली मॉइस्ट, दे वर हैप्पीली मैरिड। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं, जितने भी एडवर्ब्स हैं, इसको हम एडवर्ब ऑफ मैनर बोलते हैं, जिनकी पोजीशन एडजेक्टिव से पहले भी हो सकती है लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद। फिर आ जाते हैं आफ्टर मोडेल वर्ब्स। सो जैसे शी कैन इजीली सॉल्व द पजल, they should definitely attend the meeting. Adverbs of manner are often placed after the modal verbs can, could, will, would, should, etc. तो इनके बाद ही इनको फिल किया जाता है। फिर आ जाते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर, फिर से बिफोर एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। ओके, अब याद रखिएगा कि हमने पढ़ा था कि MPT, अब पहले मैनर आएगा फिर प्लेस और फिर टाइम। तो सबसे पहले जब भी आप लिखेंगे तो मैनर को ही लिखेंगे। अब जैसे ही डांस्ड ग्रेसफुली, तो ग्रेसफुली तो मैनर हो गया, ऑन दी स्टेज प्लेस हो गया। ओके, तो ही डांस्ड, उसने डांस किया, कैसा डांस किया? ग्रेसफुली ऑन दी स्टेज। ओके, वैसे यहाँ पर शी डांस कर रही है तो शी डांस ग्रेसफुली। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब देखिए अभी तक हमने एडवर्ब ऑफ प्लेस पढ़ा, अब हम एडवर्ब ऑफ मैनर पढ़ा था, अब हम एडवर्ब ऑफ प्लेस पढ़ेंगे। फिर से वही बात, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी हमारा वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बाद आता है। तो हियर, देयर, एवरीवेयर ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं, और भी बहुत सारे एडवर्ब ऑफ प्लेस हो सकते हैं, तो ये हमेशा वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद आएंगे। जैसे मिस्टर रूपक इज हियर कमिंग, ये गलत हो जाएगा। सही क्या होगा फ्रेंड्स? मिस्टर रूपक इज कमिंग हियर। तो पहले तो आएगा मैनर, फिर आएगा प्लेस। तो आपको याद रखना है सीक्वेंस, मैनर, प्लेस एंड टाइम, एम्पटी, है ना। तो इस वर्ड को लर्न कर लीजिए, एम्पटी। तो पहले आएगा मैनर, फिर प्लेस, और फिर पहले वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर, सॉरी एडवर्ब ऑफ प्लेस। मिस्टर रूपक इज हियर कमिंग, सो मिस्टर रूपक इज कमिंग हियर। ओके, और भी देख लेते हैं। यू कैन गेट दिस एनीवेयर, सो ये हो जाएगा आपका, ये करेक्ट सेंटेंस है। और फिर एक और लिखते हैं, शी इज देयर स्टैंडिंग, तो ये हो जाएगा शी इज स्टैंडिंग देयर। ओके, तो इस तरह से आपको सेंटेंसेस को देखना होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस, फॉर हाउ लॉन्ग एंड हाउ ऑफन। दे कैन रेफर टू अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम और द ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ओके, एग्जांपल्स, शी विल कम बैक टुमारो, जैसे इस लड़की सोच रही है कि वो कल तो आई जाएगी, है ना। लीजेंड्स लिव फॉरएवर, जो लीजेंड्स है वो अमर है, वो हमेशा के लिए जीते हैं। ओके, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम, टुडे, नाउ, देन, येट, लास्ट नाइट, नेक्स्ट डे, लास्ट डे, एटसेट्रा, कम आफ्टर वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये सारे भी हमारे वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद ही आते हैं। वी आर लिविंग टुमारो, ओके, सो हम जा रहे हैं कब? कल। शी विल रिटर्न ऑन मंडे माई बुक, ये गलत हो जाएगा। इसमें सेंटेंस क्या बनेगा? शी विल रिटर्न माई बुक ऑन मंडे। ओके, तो देखिए यहाँ पर शी विल रिटर्न वर्ब हो गया, माई बुक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ऑन मंडे ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस या टाइम, कोई सा भी एडवर्ब हो, उसे हमेशा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद ही पुट किया जाता है। ओके, आई मेट हिम लास्ट संडे। नेक्स्ट देख लेते हैं मोर देन वन एडवर्ब, यदि सेंटेंस में एक से अधिक एडवर्ब हो। नाउ दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। देखिए एक सीक्वेंस एडवर्ब का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है,
इफ इन अ सेंटेंस मोर देन वन एडवर्ब कम, अगर एक सेंटेंस में एक से अधिक एडवर्ब आते हैं तो दे शुड बी अरेंज्ड इन अ सीक्वेंस, और वो सीक्वेंस होता है आपका एमपीटी। तो चलिए सीक्वेंस देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले आ जाता है एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड देन एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे पहले एक एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा, मैनर मतलब किस कार्य को किसी तरह से किया गया, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा एंड देन एडवर्ब ऑफ टाइम। अब देखिए हमेशा याद रखिएगा ये तीनों ही हमारे सेंटेंस में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं। तो हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर हो, प्लेस हो या टाइम हो, तो ये तीनों एक सीक्वेंस में अरेंज्ड होंगे। ओके, एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। संजीव रैन द फास्ट इन द रेस, तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा, आइए इसको रेक्टिफाई करते हैं। संजीव रैन फास्ट इन द रेस, तो देखिए रैन वर्ब हो जाएगा, फास्ट मैनर हो गया, कहां पर, इन द रेस। ओके, सो दिस इज मैनर एंड दिस इज प्लेस। और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। दे विल टुमारो परफॉर्म बेटर इन द फंक्शन। अब देखिए हमें क्या करना है, एमपीटी देखना है। तो दे विल परफॉर्म, परफॉर्म तो आपका वर्ब हो गया, और वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद हमारा एडवर्ब आता है। तो ये जो टुमारो है, टुमारो क्या है, टाइम है ना। बेटर मैनर है, और कहां पर, प्लेस है, फंक्शन। तो हमें क्या चाहिए, पहले एम पी टी और उससे पहले वर्ब चाहिए। तो ये सेंटेंस क्या बनेगा, ये सेंटेंस बन जाएगा दे विल परफॉर्म बेटर इन दी फंक्शन टुमारो। तो देखिए परफॉर्म वर्ब हो गया, बेटर हमारे पास आ जाएगा मैनर, इन दी फंक्शन प्लेस एंड टुमारो इज टाइम। ओके, तो ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस होगा, जबकि ऊपर वाला सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, इन अ सेंटेंस वर्ब्स लाइक, अच्छा देखिए यदि सेंटेंस हमारा कोई भी हो तो हम अच्छे से जानते हैं कि पहले वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद हमारे पास एमपीटी वाला रूल कवर होता है। तो हमेशा याद रखना है आपको एम्पटी, और एम्पटी से ये रूल आप याद कर सकते हैं। अब लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन होती है कि अगर किसी सेंटेंस में जो वर्ब्स हैं वो कुछ ये है, कम, गो एंड अराइव, और इन्हीं की फॉर्म्स है, जैसे कम, केम, कम, गो, वेंट, गॉन, अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड। तो ये वाली अगर फॉर्म्स आती हैं तो हमारा जो सीक्वेंस है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कम, वी फॉलो दिस सीक्वेंस एज फॉलोज। ओके, कम भी इसमें कवर हो सकता है, जैसे इसमें हम सबसे पहले एडवर्ब ऑफ प्लेस को लिखते हैं, फिर एडवर्ब ऑफ मैनर को, और फिर एडवर्ब ऑफ टाइम को। मतलब इसमें हमारा सीक्वेंस पीएमटी बन जाता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। रीना वेंट क्विकली इन द रूम, तो ये गलत हो जाएगा, रीना वेंट इन द रूम क्विकली। अब देखिए इन द रूम तो प्लेस हो गया और क्विकली हमारा मैनर हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ कम, गो, अराइव के केस में हम लोग प्लेस को पहले लिखते हैं और मैनर को बाद में, टाइम हमेशा एंड में ही रहेगा। ही केम होम सेफली, सो ही केम होम, होम प्लेस हो गया, सेफली यहाँ पर मैनर हो गया। तो पीएम मतलब पहले प्लेस फिर मैनर, तो ये हमारा बिल्कुल सही लिखा है। या तो एम्पटी सीक्वेंस रहता है, या फिर अगर हमारे पास वर्ब है कम, गो, अराइव, फिर से याद कर लीजिए कम, गो, अराइव, तो उस केस में हम लोग पीएमटी रूल को फॉलो करते हैं। ओके, अब आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम। दोस्तों फ्रीक्वेंसी एंड टाइम में अक्सर लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है। Adverbs of time and adverb of frequency both provide information about when or how often something happens, but they serve slightly different purposes. Adverbs of time, these adverbs specify when an action occurs or when something happens. Examples: yesterday, today, tomorrow, now, later, soon, recently, already, never, already, always, often, sometimes, really, occasionally, etc. They answer the questions like when or what extent or at what time. ओके, जबकि फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई चीज कितनी बार हुई है। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है वो कल शिमला गया था, और एक व्यक्ति जो हफ्ते में एक बार शिमला जाता है, मतलब वीकली ये शिमला जाता है। तो यहाँ पर ये तो हो गया टाइम कि ये सिर्फ इसी टाइम ड्यूरेशन में गया था, जबकि ये कार्य वो एक एक बार कर रहा है, मतलब इतने इतने बार करता है, तो वो हो जाता है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, और एडवर्ब ऑफ टाइम जब उसका एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम हो कि वो इस टाइम में अपना कार्य करता है। एग्जाम्पल्स: ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली, नेवर, डेली, वीकली, मंथली, यूजुअली, ओकेजनली, रेगुलरली, सेल्डम, ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं। They answer the questions like how often and how frequently. Where while there is overlap in some adverbs like sometimes and occasionally, the distinction lies in whether they primarily indicate a specific point in time, that is adverbs of time, or the frequency of occurrence, adverbs of frequency. Okay. अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इससे रिलेटेड। एडवर्ब्स ऑफ टाइम: I will meet you tomorrow, specifying when the meeting will occur. She finished her homework yesterday, indicating when the action was completed. They are going on vacation next month.
ओके, तो नेक्स्ट मंथ एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन को दर्शा रहा है कि इस वक्त ऐसा होगा. द ट्रेन अराइव्स सून, ही अराइव्ड लेट फॉर द मीटिंग. ओके, लेकिन अगर कुछ ऐसा दिखता है जिसमें एक सीक्वेंस, एक कंटिन्यूटी को आप शो कर सकते हैं, तब हम वहां पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं. Adverbs of frequency देख लेते हैं. She always arrives early for class, indicating how often she arrives early. We often go to the movies on weekends. Okay, so weekends यहाँ पर time हो जाएगा, जबकि often यहाँ पर adverb of frequency. She rarely eats fast food, or he rarely eats fast food. They never miss their morning journey, showing absolute absence or occurrence. I sometimes have cereal for breakfast, indicating occasional frequency. In these examples, the adverbs of time is specified when something is happening or happened, while the adverbs of frequency indicate how often something occurs. देखिए, else और but की बात कर लेते हैं. else is used to refer to something different or additional. else मतलब जैसे कुछ और भी, है ना. लेकिन else is followed by but, और else के साथ हम पेयर में but का प्रयोग करते हैं. Emphasizes a contrast between two alternatives. जैसे there is no one else I would trust but you, कि दुनिया में कोई नहीं है जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकूं, लेकिन आप हो, मतलब आप पर किया जा सकता है, आप उसमें एक एक्सेप्शन हो. I don't want anything else, but some ice cream would be nice. मुझे कुछ और तो नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ी आइसक्रीम अच्छी रहेगी. तो ये else और but हम इस तरह से प्रयोग में ला सकते हैं. ओके, अब अदर और देन. अब अदर के साथ हम देन का प्रयोग करते हैं, else के साथ but का, जबकि अदर के साथ देन का. When comparing two options or alternatives, other than is used to indicate something different from what has mentioned. Else मतलब कुछ और, other मतलब no, ये नहीं, है ना. तो अदर में मतलब जब दो चीजों में से डिफरेंस शो हो. एल्स मतलब समथिंग मोर. आई डोंट ईट एनीथिंग अदर देन वेजिटेरियन फूड. शी इज इंटरेस्टेड इन नो स्पोर्ट अदर देन सॉसर. ओके, तो अदर के साथ हम देन का प्रयोग करेंगे, एल्स के साथ बट का. अब हमारे पास कुछ नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं. नेगेटिव वर्ड्स शुड बी अवॉइडेड व्हेन यूजिंग नेगेटिव एडवर्ब्स दैट ऑलरेडी कैरी अ नेगेटिव मीनिंग. अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं एडवर्ब्स में जो ऑलरेडी नेगेटिव होते हैं, तो उनके साथ हमें दोबारा से नेगेटिव वर्ड यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. देयरफॉर इट इज बेस्ट टू अवॉइड टू नेगेटिव्स इन द सेंटेंस. ऑफ नेगेटिव एडवर्ब्स इंक्लूड nowhere, never, nothing, hardly, scarcely, seldom, neither, rarely, barely. तो ये सारे हमारे नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं. हमको इनके साथ नो वर्ड का या नॉट वर्ड का प्रयोग नहीं करना है. ओके, इन्वर्जन इन्वॉल्व्स. अब हम इन्वर्जन पढ़ेंगे. देखिए, इन्वर्जन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इन्वर्जन का मतलब होता है जब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं. सपोज हमारे पास सेंटेंस में एक सब्जेक्ट आता है, फिर एक हेल्पिंग वर्ब और फिर एक मेन वर्ब, है ना. लेकिन इन्वर्जन में हम लोग क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट. कंडीशन ये है कि इससे पहले हम कुछ एडवर्ब्स का प्रयोग करते हैं जो कि हमारे नेगेटिव एडवर्ब्स हैं. ठीक है, जैसे inversion finds application in sentences that commence with adverbs like seldom, never, hardly, rarely, scarcely and the like. मतलब अगर इस तरह के words हैं जैसे no sooner, hardly, scarcely, so, little, okay, so little, इस तरह के अगर वर्ड से एक सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, ये सारे हमारे एडवर्ब्स हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले इनको लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब को और फिर सब्जेक्ट को. यदि किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आप पहचानने की कोशिश कीजिए कि वो कौन सी टेंस है, उसके अकॉर्डिंग जो भी ऑक्सिलरी वर्ब उसमें यूज होती है उसको आप लिखिए. तो इस तरह से हम इसके सेंटेंसेस को बनाते हैं. इन्वर्जन इन्वॉल्व्स द रिवर्सल ऑफ द सब्जेक्ट एंड वर्ब, ऑक्सिलरी एंड द सब्जेक्ट और अदर रिलेटेड एलिमेंट्स इन अ सेंटेंस. सॉरी, फॉर एग्जाम्पल अगर वर्ड इज सेल्डम, तो देखिए नॉर्मल ऑर्डर हम क्या लिख सकते हैं, दे सेल्डम गो आउट इन द इवनिंग. लेकिन यहाँ पर सेल्डम से सेंटेंस की शुरुआत नहीं हो रही, जबकि इन्वर्टेड ऑर्डर क्या होगा, अब सेल्डम से अगर सेंटेंस की शुरुआत होती है तो हम लिखेंगे सेल्डम डू दे गो आउट इन द इवनिंग. ओके, सेल्डम डू दे गो आउट इन द इवनिंग, इसका मतलब है शायद ही कभी वे शाम को बाहर जाते होंगे. ओके, नेवर, शी नेवर ईट्स फास्ट फूड. लेकिन अगर सेंटेंस की शुरुआत ही नेवर से हो, नेवर डज शी ईट फास्ट फूड. ओके, सो डज पहले हेल्पिंग वर्ब आया, फिर शी. ही हार्डली एवर कंप्लेन्स, तो ये हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस है, लेकिन हार्डली को यदि शुरू में यूज किया जाए, हार्डली एवर डज ही कंप्लेन. फिर आ जाते हैं रेयरली, दे रेयरली विजिट दिस पार्ट ऑफ द सिटी. रेयरली डू दे विजिट दिस पार्ट ऑफ द सिटी, शायद ही कभी वे सिटी के इस हिस्से में जाते हैं. She scarcely had time to finish her assignment. Scarcely had she time to finish her assignment.
barely, he barely passed the exam, barely did he pass the exam. अब आ जाते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ इन्वर्शन आर यूज्ड इन सेंटेंस बिगिनिंग विद नो सूनर। यदि सेंटेंस की शुरुआत नो सूनर से हो, जैसे दे हैड नो सूनर अराइव्ड देन द ट्रेन स्टार्टेड। अब नो सूनर से यदि सेंटेंस की शुरुआत होगी तो क्या होगा, नो सूनर हैड दे अराइव्ड देन द रेन स्टार्टेड। याद रखिएगा नो सूनर का पेयर हमेशा हम देन के साथ बनाएंगे, हार्डली, स्कार्सली और बेयरली का व्हेन के साथ बनाया जाता है। She had no sooner finished speaking when the phone rang. No sooner had she finished speaking than the phone rang. उसने बात करनी अभी बंद भी नहीं की थी कि एकदम फोन बजने लगा। The concert had no sooner begun than the power went out. No sooner had the concert begun than the power went out. ओके अब देखिए, अब हम यहाँ पर अभी तक हमने जितने भी नेगेटिव एडवर्ब्स को, इन्वर्शन को पढ़ा था, अब हम कुछ स्पेशल एडवर्ब्स को पढ़ेंगे। जैसे कि एक वर्ड है इनफ। इनफ दोस्तों एक ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों ही तरह से यूज किया जा सकता है। यदि ये एक एडजेक्टिव है तो हम अच्छे से जानते हैं कि एडजेक्टिव है तो ये एक नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, तो ये उससे पहले यूज होगा, है ना। जबकि अगर ये एक एडवर्ब है तो या तो ये वर्ब को क्वालिफाई करेगा या एडजेक्टिव को या किसी और एडवर्ब को। और याद रखिएगा इन तीनों में से किसी भी वर्ड को क्वालिफाई करेगा, ये उसके बाद ही इसकी पोजीशन होगी। The adverb enough signifies a sufficient degree or quantity of something. Its position in a sentence varies depending on what it is modifying, किसको ये modify कर रहा है। When enough is modifying an adjective or another adverb or verb, it typically follows the word it is modifying, क्योंकि एक adverb है और अगर ये एक adverb है तो verb adjective और adverb के बाद आएगा। However, when it is modifying a noun, it precedes. लेकिन अगर ये एक noun को qualify कर रहा है, मतलब यहाँ पर ये एक adjective है और जब ये adjective है तो ये noun से पहले आएगा। Okay? Example देख लेते हैं। Modifying an adjective or adverb, she is fast enough to win the race. So देखिए, she is fast यहाँ पर adjective है आपका, और वह कैसा भागता है, वह तेज भागता है। She is fast enough, मतलब वह बहुत तेज है, वह काफी तेज है। She is fast enough, ठीक है, वह काफी तेज है to win the race. You are not working hard enough. Okay, तुम ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हो। When enough is used to modify a verb, it generally follows the verb. He does not eat enough. Okay, अब जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये eat verb है और verb के बाद यूज हुआ तो obviously ये भी एक adverb हो जाएगा। लेकिन जब ये एक noun को qualify करता है तो ये एक adjective है और noun से पहले यूज होगा। जैसे we have enough food for everyone, तो enough यहाँ पर adjective है और ये noun को qualify कर रहा है। Do we have enough chairs? So enough आपका adverb हो जाएगा, सॉरी एडजेक्टिव हो जाएगा, और चेयर्स आपका नाउन हो जाएगा कि हमारे पास काफी चेयर्स होंगी। Sometimes enough is the part of the predicative adjective and it comes after the verb to be. It is good enough. Is this good enough? Okay. Enough as an adverb is used only after adjective or adverb. It is enough cold today. ये गलत हो जाएगा, करेक्ट क्या होना चाहिए, it is cold enough today. Okay. Cold एक adjective है, cold enough today. Okay. He is enough intelligent to solve it. So he is intelligent enough to solve it. This place is enough good. No, this place is good enough. Okay. So जो भी adjective होगा उसके बाद ही एक adverb को place किया जाएगा या enough को place किया जाएगा अगर वो एक adjective को qualify कर रहा है। ओके, एडजेक्टिव को या वर्ब को या फिर एडवर्ब को। और यदि वो एक एडजेक्टिव है और नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा तो उससे पहले प्रयोग में लाया जाएगा। अब आ जाते हैं बिफोर एंड अगो का। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। बिफोर एंड अगो आर बोथ यूज्ड टू रेफर टू टाइम बट दे आर यूज्ड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एंड स्ट्रक्चर्स। बिफोर इज यूज्ड फॉर बोथ पास्ट एंड फ्यूचर टेंस, whereas ago is used only in past tense. ago सिर्फ और सिर्फ पास्ट के लिए यूज करा जा सकता है, जबकि बिफोर एक ऐसा शब्द है जो पास्ट और फ्यूचर दोनों के लिए ही प्रयोग में लाया जा सकता है। Used to describe an event occurring earlier than another event or point in time. It works with the specific points in time and can be used in various parts of the sentence. He finished his homework before dinner. Ago used to describe an event happening at a certain amount of time prior to the present moment. It is usually placed at the end of the sentence. He finished his homework 2 hours ago. ओके सो कोई भी एक, देखिए जब हम बिफोर की बात करते हैं, बिफोर का मतलब है कोई ऐसे एक्शन को बताना जो किसी और एक्शन से पहले हुआ हो, जबकि अगो मतलब एक टाइम ड्यूरेशन पास्ट की बता दी कि भाई इतने साल पहले की बात है।
है ना। तो इतने साल पहले ये हुआ था, जबकि बिफोर एक किसी भी एक्टिविटी को बताता है, ये एक कंजक्शन की तरह, प्रपोजिशन की तरह, एडवर्ब की तरह, तीनों की तरह रोल प्ले करता है। सेकेंडली, जब हम बात करते हैं बिफोर की, तो बिफोर होता है किसी एक पर्टिकुलर टाइम से पहले, जबकि अगो का मतलब है समय से पहले ही काम फिनिश हो चुका है। Okay. In essence, before deals with relevant timing between events, while ago focuses on how long since an event occurred. Examples: Anjali will meet me before her appointment. अंजलि मुझे अपने अपॉइंटमेंट से पहले मिलेगी। मैं ये नहीं कह सकती अंजलि will meet me ago her appointment, वो गलत हो जाएगा। Okay, he went to Pune before his marriage. वह अपनी शादी से पहले ही पुणे चला गया था। The farmer had plowed the field before it has rained. और बारिश होने से पहले ही जो फार्मर्स थे उन्होंने अपनी फील्ड को प्लो किया होगा। I have seen him 6 years ago. So यहाँ पर हो जाएगा I saw him 6 years ago. 6 years ago मतलब ये कर रहे हैं 6 साल पहले, एक ड्यूरेशन की बात हो रही है, इतने साल पहले हो चुका था। Okay. They have come to Noida a year ago. मतलब सिर्फ 1 साल पहले ही वह यहाँ आए हैं। They came to Noida a year ago. Okay. I met her before the party. Please finish your homework before dinner. He left the house before sunrise. अब देखिए किसी एक पर्टिकुलर एक्शन या टाइमिंग से पहले की आपने जब इंडिकेशन दी तो बिफोर यूज होगा, लेकिन अगर कोई कार्य ऐसा जो पास्ट में ही हो चुका हो और वो कंप्लीटेड है तो वहां पर हम अगो का प्रयोग करेंगे। बिफोर हम पोजीशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, जबकि अगो सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग के लिए ही यूज किया जा सकता है। ओके, तो ये हमारे सारे एडवर्ब्स थे जो आज हमने यहाँ पर डिस्कस किए। उम्मीद है कि सारे एडवर्ब्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, इनका कंसेप्ट समझ में आया होगा। साथ ही साथ जो हमने इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स को डिस्कस किया है वो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थोड़े से एग्जाम्पल्स इसमें और पढ़ लेते हैं। Before is used to indicate point of time or any event, while ago is used to indicate period of time. जो before है वो एक indicate point of time को indicate करता है कि इस time से पहले पहले, जबकि जो ago है वो एक period of time को, एक duration को दर्शाता है। He met with an extent a month before. इसकी जगह हम लिखेंगे he met with an extent a month ago. ओके, एक पर्टिकुलर टाइम से जो चीज हो रही है उसको दर्शाता है। ठीक है, जबकि बिफोर हो सकता है इस टाइम से पहले की बात की जा रही है, तो हम बिफोर का प्रयोग करते हैं। I went to Kolkata ago Durga Puja. गलत हो जाएगा। I went to Kolkata before Durga Puja. Okay. The practice of sati was illegal ago 1829. इसकी जगह क्या हो जाएगा? The practice of sati was illegal before 1829. This one will be correct. Okay. फिर I saw him a week ago. They moved to the city 6 months ago. The movie was released many years ago. Okay, तो ये सारे हमारे वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं बिफोर एंड अगो से रिलेटेड। वेल, उम्मीद करती हूँ कि ये पार्ट्स आपको समझ में आए होंगे। यदि ऐसे ही और भी कंसेप्ट्स को आप पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। जब तक के लिए थैंक्स टू यू।